सुनो, मैं तुम्हें सीधा सा एक पॉइंट पे लेकर चलता हूँ। ये जो चैप्टर है ना, सेमीकंडक्टर्स, ये तुम्हारे फिजिक्स के पेपर में पूरे 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स का। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई मैथ्स नहीं है, कोई भी डेरिवेशन नहीं है, कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझना है और डायग्राम बनाना आना चाहिए, दैट्स इट। अगर तुम पूरे सिलेबस में से सिर्फ ये एक चैप्टर भी कर लो, तो तुम्हारे पेपर का 12% ऑलरेडी तुम्हारे पास रहेगा। और तुम अभी भी ज़ीरो से अगर शुरू कर रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह है शुरू करने के लिए। अब मुझे तुम्हारे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अगले इंपॉर्टेंट 20 मिनट चाहिए मैक्स टू मैक्स, ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि ये आगे कॉलेज में जाके भी ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। सेमीकंडक्टर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, या फिर एक ऐसा सब चैप्टर कह सकते हैं, जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या हार्डवेयर के अंदर जाते हो तो आपको फील होगा कि ये सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है चिप डेवलपमेंट के लिए भी। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कुछ ये पॉइंट्स। जैसे अभी हम शुरू कर रहे हैं, एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, पहले तो हम ये समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये क्या होते हैं। अब ये जो टॉपिक है 5 मार्क्स कवर कर लेता है। फिर डोपिंग हो गया, एन टाइप और पी टाइप के क्वेश्चंस है। फिर पी एन जंक्शन क्या होता है और डिप्लीशन रीजन क्या होता है, ये 2 मार्क्स कवर कर लेता है। उसके बाद आता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, ये भी एक टॉपिक है जो आगे हम समझेंगे। और फिर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, एक पूरा ग्राफ्स होता है। तो ये 5 मार्क्स का आराम से पेपर में पूछ लेंगे, डायग्राम या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले एनर्जी बैंड होता क्या है, एक बार इसको जीरो से समझते हैं। तुमने पढ़ा होगा कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। और वो किसी भी जगह नहीं घूमते हैं, वो एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे होते हैं। जैसे एक बिल्डिंग के फ्लोर्स, पहला फ्लोर होता है, फिर दूसरा फ्लोर होता है, फिर तीसरा फ्लोर होता है। बीच में तुम कहीं खड़े नहीं हो सकते हो। या तो पहले फ्लोर पे खड़े होगे या तो दूसरे फ्लोर पे खड़े होगे। अब यहाँ तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया है। बट ये अकेले एटम की बात है। लेकिन अगर एक सॉलिड है तो सॉलिड में होता क्या है। सॉलिड में एक अकेला एटम नहीं होता। एक छोटे से क्रिस्टल में भी लगभग 10 की पावर 33 एटम्स होते हैं, ठीक है, 33, 10 टू द पावर 33 एटम्स होते हैं। इतने सारे एटम्स पास पास आ जाते हैं। इसकी वजह से ना सॉलिड फॉर्म हो जाता है, क्योंकि एटम्स बहुत ज़्यादा बाउंडेड है एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा बाउंडेड है, पास है एक दूसरे के। और उसके बाद वो जब इतने सारे एटम्स पास आते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, समझ रहे हो। एक एक लेवल, दो लेवल में टूट जाते हैं, और उसके बाद 2 से 4 हो जाते हैं, 4 से 8 हो जाते हैं, ऐसे डिवाइड होते रहते हैं। तो मैंने जैसा बोला कि लेवल्स में डिवाइड होएगा, वैसे ही समझो एक बात को, कि अगर 10 की पावर 33 एटम्स हैं तो उतने ही लेवल्स बन जाएंगे। और वो लेवल्स इतने पास पास होते हैं, इतने पास, कि हम उन्हें अलग अलग पहचान ही नहीं सकते हैं, मतलब अलग अलग वे में, अलग अलग लेवल्स में समझ ही नहीं सकते हैं। वो देखने में हमें एक थिक पत्ती की तरह लगता है। उस पत्ती को हम एनर्जी बैंड कह सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एनर्जी बैंड की बात कर तो दी, बट एनर्जी बैंड होता क्या है। तो एनर्जी बैंड कुछ नहीं, बस बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, जो उतने पास पास आ जाते हैं कि प्रैक्टिकली अलग दिख ही नहीं सकते हैं, मतलब अलग किए ही नहीं जा सकते हैं, समझ रहे हो। अगर इसको थोड़ी टेक्निकल टर्म में बोलूँ तो इट्स लाइक एक क्वासाई कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे। अब जैसा है कि लेक्चर्स के बेसिक्स तुम्हें पता है, कोई भी लेक्चर लेना है तो तुम्हें नोट्स और पेपर लेकर बैठना होगा। तो इसलिए ये डेफिनेशन एक बार लिख लो। एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया कि व्हाट आर एनर्जी बैंड्स, पूछा जाता है, ठीक है, जनरली पूछ लेते हैं 2 मार्क्स का या कितने भी मार्क्स का। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर दो ही बैंड हमें याद रखने, ठीक है, मतलब बैंड्स के भी टाइप है, एनर्जी बैंड्स के 2 टाइप हैं, ठीक है। तो पहला पहला टाइप तो हो गया कि वैलेंस बैंड। ये तो वो बैंड होता है जो इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस बैंड। यहाँ इलेक्ट्रॉन एटम के साथ बंधे होते हैं, और यहाँ घूम नहीं सकते हैं कहीं पे भी। करंट नहीं बना सकते, समझ रहे हो, खुद से करंट कैसे ही बनाएंगे अगर वो घूम ही नहीं रहे, अगर वो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे। क्योंकि अगर घूम रहे हैं तो एक दूसरे से टकरा रहे, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब करंट बनेगा, सो दैट्स वाई, क्योंकि करंट भी एक तरीके की एनर्जी होती है। सो दैट्स अ थिंग दैट वी आर डूइंग। और दूसरा, ये तो हमने बात कर ली वैलेंस बैंड की। दूसरा बैंड आ जाता है कंडक्शन बैंड, जो कोई भी चीज़ कंडक्ट कर रही है, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये ऊपर वाला बैंड है, और ये, मतलब ये वाला जो बैंड होता है खाली होता है, समझ रहे हो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी तरह से पहुंच जाए, मतलब किसी तरह यहाँ पहुंच जाए इस लेयर पे, इस कंडक्शन बैंड की तरफ, राइट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी तरह यहाँ पहुंच जाएगा तो वो पूरी तरह आज़ाद हो जाएगा, वो कहीं पे भी घूम सकता है। और घूमा हुआ इलेक्ट्रॉन मतलब करंट। मैंने क्या बोला था, कोई भी चीज़ कंडक्ट हो रही है, कोई भी चीज़ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो कंडक्शन बैंड हो गया। कोई भी चीज़ बंधी हुई है, कोई भी चीज़ रुकी हुई है, या फिर कुछ भी है, तो उसको वैलेंस बैंड कह देंगे, समझ रहे हो। तो मतलब हमारे एनर्जी बैंड है, एनर्जी बैंड 2 टाइप के हैं। फर्स्ट इज़ वैलेंस बैंड एंड सेकेंड इज़ कंडक्शन बैंड।
कंडक्शन बैंड फ्री होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वैलेंस बैंड बंधे होते हैं, वो कहीं पे भी प्रैक्टिकली मतलब मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से करंट नहीं बन सकता है। सो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन बोथ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। चलो ठीक है, हमने इन दोनों के बारे में बात कर लिया, बट इन दोनों के बीच में ना एक खाली जगह होती है जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता है। उसे हम कहते हैं बैंड गैप। मतलब समझ रहे हो, बैंड गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसका सिंबल होता है हमारा डेल्टा ई। और बस यहीं पे ये तीन चीज़ें, जैसे वैलेंस बॉन्ड हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया और बीच का गैप जो हो गया, राइट। अब ये हमें समझ में आ गया कि ये तीन चीज़ें होती हैं इसमें एनर्जी बैंड के अंदर। बीच का गैप हो गया वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, समझ रहे हो, बैंड गैप विच इज़ डेल्टा ई। अब मैं तुम्हें एक लाइन बताऊंगा जो पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने में हेल्प करेगा, समझ रहे हो, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज़ कि ये बैंड गैप इतना बड़ा होता है कि बस इसी से डिसाइड हो सकता है कि कोई भी सॉलिड कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, समझ रहे हो। मतलब किसी भी दो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जितना ज़्यादा स्पेस होगा, जितनी जितनी ज़्यादा गैप होगा ना, उसी से हम डिसाइड कर सकते हैं कोई भी सॉलिड कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, समझ रहे हो। समझ, दैट्स द थिंग, कोई भी सॉलिड या कोई भी ऑब्जेक्ट, इवेंचुअली ह्यूमंस भी। क्या हम सेमीकंडक्टर हैं? यस हम हैं। क्या हम कंडक्टर प्योर है? नहीं, हम प्योर कंडक्टर नहीं है। वी वर्क लाइक अ बैटरी, वी आर लाइक ह्यूमन बैटरीज। सो हम काइंड ऑफ सेमी कंडक्टर्स हैं। बट क्या हम इंसुलेटर हैं? वी आर इंसुलेटर व्हेन वी वियर समथिंग इंसुलेटिंग, समझ रहे हो, जैसे रबर की चप्पल हो गई। सो दैट्स द थिंग दैट मेक्स वेरी डिफरेंट। और इसको अगर दो बार अगर हम पढ़े कि हमने क्या समझा कि सेमी कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर और इंसुलेटर, अगर हम इसको समझ लें, समझ रहे हो, तो फिर पता चलेगा कि ये पूरा चैप्टर इसी एक लाइन पे खड़ा हुआ है। कि अगर हम एट लास्ट तक पहुंचे चैप्टर के, तो हमें पता चलेगा कि हम पूरे चैप्टर्स में, मतलब पूरे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स और हर जगह पे हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। फिर ठीक है, एक बार शुरू करते हैं इन्हीं टॉपिक को समझना कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। और मैं पहली बता दूं, ये जो है ना, ये टॉपिक, ये जो हिस्से हैं, ये 5 मार्क्स के हैं। पूरे 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान अच्छे से देना। ओके, अब स्क्रीन पे एक बार देखो। यहाँ पे 3 केसेस हैं, बस 3, ठीक है। केस एक है कंडक्टर का। जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल, यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, समझ रहे हो, ओवरलैप कर जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कोई एनर्जी चाहिए ही नहीं, वो ऑलरेडी वहां पे है। इसलिए समझे कि मेटल में करंट इतनी आसानी से बहता कैसे है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पोजीशन पे है, कंडक्शन बैंड वाले पोजीशन पे। अब हमें कंडक्टर तो समझ में आ गया, अब समझते सेमीकंडक्टर, विच इज केस 2। जैसे हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे एक सिलिकॉन है और एक जर्मेनियम। यहाँ कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली है, समझ रहे हो, देख रहे हो, वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ होता है। अगर इसके बीच में एक छोटा सा गैप देख पा रहे होगे, तो वो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, या फिर उससे भी कम होता है। ये छोटे से गैप का मतलब ये है कि मतलब थोड़ी सी एनर्जी दो, थोड़ी सी गर्मी या थोड़ी सी लाइट दे दो, और इलेक्ट्रॉन छलांग लगा के दूसरे कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, समझ रहे हो। तो सेमी कंडक्टर कभी कभी कंडक्ट कर देता है, इसलिए नाम है इसका सेमी कंडक्टर, समझ रहे हो। सो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी कंडक्टर। और हमारा थर्ड केस विच इज़ इंसुलेटर, ये कहता है कि जैसे रबड़, ग्लास, वुड, यहाँ पे गैप ना बहुत बड़े होते हैं, समझ रहे हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन छलांग लगा ही नहीं सकता है, तो करंट बहता ही नहीं है। इसी रीज़न की वजह से हम इसको इंसुलेटर कहते हैं, क्योंकि ये करंट या फिर किसी भी टाइप की एनर्जी को इंसुलेट करके रखता है, मतलब रोक के रखता है। मतलब उसके एटम्स इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, वो हिल नहीं सकते। और अगर हमारा करंट लाइक 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो वो मूव कैसे करेगा, क्योंकि एक जगह एनर्जी है ज़्यादा, समझ रहे हो। तो बैलेंस इज़ लाइक लो। हमें बैलेंस अगर बनाना है तो वी हैव टू बी कंडक्टर, समझ रहे हो। एंड अगर हमें बैलेंस थोड़ा सा ओवरलैप करना है, कि जैसे सेमी कंडक्टर थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके या थोड़ी एनर्जी लगा के किसी का एटम, किसी का इलेक्ट्रॉन कहीं और चला जाए और वो कंडक्शन बैंड की तरफ आ जाए, तो दैट्स व्हाट मेक इट मोर बेटर, लाइक सेमी कंडक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट। एंड दीज थ्री आर लाइक मेजर। यू कैन जस्ट कन्वर्ट इट इन टू द नोट्स, आई कैन एक्सप्लेन। एंड मैंने जो नोट्स नीचे अटैच करे हैं, उसके अंदर तुम देख सकते हो कि मैंने हर एक चीज़ की डेफिनेशन दे दी है। और प्लीज़ आज की डीपीपी सॉल्व करनी हर एक वीडियो की इंपॉर्टेंट है, सो याद से ध्यान से कर लेना। ऑल राइट, ये टेबल स्क्रीन पे देख लो। अभी एक बार ना इसको पॉज करके लिखना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके कॉपी करके लिखना। ये 3 लाइन ही 5 मार्क्स के हैं। और एक चीज़ कि वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मैंने बोला था, उसका मतलब ये है कि 3 से कम या बराबर मतलब सेमीकंडक्टर होता है।
3 से ज़्यादा मतलब इंसुलेटर होता है। ये नंबर भूलना नहीं है, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ामिनर इसी नंबर पे मार्क्स देता है। अब चलो 3 बार इसको बोलते हैं साथ में, व्हिच इज़ कंडक्टर क्या करता है? कंडक्टर ओवरलैप करता है, सेमीकंडक्टर 3 से कम, इंसुलेटर 3 से ज़्यादा। एक बार वापस से, कंडक्टर ओवरलैप, सेमीकंडक्टर 3 से कम, इंसुलेटर 3 से ज़्यादा। अब आ गया हमारा टॉपिक डोपिंग, जिसके अंदर हमारा एन टाइप और पी टाइप, समझ रहे हो? सो इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। जैसे मान लो एक प्योर सिलिकॉन है, बिल्कुल शुद्ध सिलिकॉन, वो बहुत ही कम करंट कंडक्ट करेगा, समझ रहे हो? विच इज़ रूम टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा कम। उससे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब शुद्ध बिना किसी मिलावट वाले। और अगर शुद्ध सेमीकंडक्टर काम का नहीं है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने उसमें जानबूझकर थोड़ी सी मिलावट कर दी, उसको थोड़ा गंदा कर दिया, थोड़ा सा। इस मिलावट को कहते हैं हम डोपिंग। और डोपिंग के बाद जो मटेरियल बनता है, उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक हो गया हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो एकदम शुद्ध होता है बट कम करंट कंडक्ट करता है, ठीक है? बट एक हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो काम का नहीं होता बट साइंटिस्ट ने थोड़ा उसके अंदर मिलावट कर दी, तो उसको हम प्रोसेस ने बोल दिया डोपिंग। जिसको हम जो बाद में मटेरियल उससे बनता है, उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट? अब समझो डोपिंग भी दो तरीके की होती है, सिर्फ दो, ठीक है? और उन्हें याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। ये याद रखना, क्योंकि अब हम इसमें कुछ ऐसा मिलाने जा रहे हैं जिसके पास 5 है या फिर 3 है। पहला केस लेते हैं, विच इज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटा मतलब क्या हुआ? 5, ठीक है? पेंटा मतलब 5। जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक या फिर एंटीमनी, इनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ रहे हो? तो वैसे ही आप सोचो कि सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये 4 बॉन्ड बना लेगा। लेकिन एक बात याद दिलाऊं, उसके पास 5 थे ना, तो इलेक्ट्रॉन एक बच गया। वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्ड में है ही नहीं, तो वो आज़ाद है, वो घूम सकता है कहीं पर। तो यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसीलिए इसे कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब इसमें एन क्यों है? एन फॉर नेगेटिव, समझे? विच विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच सकते हैं। अब चलो बात कर लेते हैं दूसरे केस की, विच इज ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राई मतलब 3, जैसे बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम या फिर गैलीनियम, राइट? सो गैलियम आई मीन, इनके पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सिलिकॉन के 4 बॉन्ड्स चाहिए, ठीक है? अब सिलिकॉन्स को तो 4 बॉन्ड्स चाहिए, लेकिन ये बेचारे सिर्फ 3 ही दे पाए। तो भाई अब यहाँ पे रह गई एक जगह खाली, और इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। तो इस खाली जगह को हम कहते हैं होल, समझ रहे हो? और इसके अंदर एक मज़े की बात बताता हूँ कि ये जो होल है, इसका होल का बिहेवियर पॉजिटिव चार्ज जैसा होता है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसलिए इसे कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब पी फॉर पॉजिटिव, मतलब ये अट्रैक्ट करेगा, ये अपने अंदर की स्पेस को फिल करेगा, समझ रहे हो? सो आफ्टर दैट, ये जो स्क्रीन पे तुम्हें टेबल दिख रही होगी, इसको एक बार कॉपी कर लो। मतलब मेजॉरिटी करियर वाले लाइन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है? ये एमसीक्यूज में डायरेक्टली आ जाएगा सीधा। जैसे इन पी टाइप मेजॉरिटी करियर्स आर, इसका आंसर हो गया होल। इन एन टाइप मेजॉरिटी करियर्स आर, इसका हो गया इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे हो? सो याद रखने का एक इजी तरीका है कि पेंटा से एन हो गया और ट्राई से पी हो गया। बस इसको उल्टा मत कर देना, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में थोड़ी सी कॉमन मिस्टेक हो जाती है कई बार। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। अगर तुम पूरे वीडियो में सिर्फ एक चीज़ याद रखो, तो ये याद रखना कि डिप्लीशन रीजन करके कुछ है। ये 2 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब पेपर के अंदर ऑफिशियल सैंपल में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आया हुआ है। मैंने अभी स्टडी करी थी उसकी, तो उसके अंदर आया हुआ है और हर साल आ रहा है, ठीक है? तो इसको ध्यान से। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, एक पी टाइप का टुकड़ा ले लेते हैं और एक एन टाइप का टुकड़ा ले लेते हैं, और दोनों को जोड़ देते हैं। बस इसी जोड़ने की प्रोसेस को हम कहते हैं पी एन जंक्शन। अब एक बार सोचो कि एन साइड मतलब नेगेटिव साइड पे क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत सारे हैं। और पी साइड पे क्या भरा हुआ है? होल्स, बहुत सारे। तो अब एक नेचुरल चीज़ होती है यहाँ पे फिजिक्स में, विच इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब जहाँ पे किसी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और वहाँ से कम वाली तरफ अपने आप ही फैल जाती है, ठीक है? तो जैसे अगर तुम किसी कमरे के अंदर एक कोने पे परफ्यूम स्प्रे कर दो, तो थोड़ी देर में पूरे कमरे में फैल जाती है। मतलब किसी भी टाइप की एनर्जी उसको धक्का नहीं देती है, वो अपने आप ही ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब देखो क्या हो रहा है। एन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो वो पी साइड की तरफ डिफ्यूज़ करने लग रहे हैं, और पी साइड पे होल ज़्यादा है, तो वो एन साइड की तरफ जाते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन और एक होल आमने सामने आ जाते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होल को भर देता है, और दोनों खत्म। ना इलेक्ट्रॉन बचा और ना ही होल बचा। इसे कहते हैं हम रिकॉम्बिनेशन।
अब यहाँ पे असली बात यह है कि जब वो इलेक्ट्रॉन एन साइड छोड़ के चला गया तो पीछे क्या बचा? पीछे बचा वो एटम जिसने इलेक्ट्रॉन दिया था और अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो बन गया एक पॉजिटिव आयन, समझ रहे हो, पॉजिटिव आयन बन गया। और पी साइड पे एकदम उल्टा हुआ, वहाँ नेगेटिव आयन बन गया। और ये आयन्स ध्यान से सुनना, ठीक है, ये हिल नहीं सकते हैं, ये लैटिस में फिक्स्ड है, समझ रहे हो, मतलब ये जो आयन्स हैं ये हिल नहीं सकते हैं, ये घूम नहीं सकते, ये करंट नहीं बना सकते। तो अब जब मतलब अब जंक्शन के पास एक ऐसा पतला सा इलाका बन चुका है जहाँ कोई भी चलने वाला चार्ज करियर नहीं बना सकता है, समझ रहा है, उसका कोई भी बचा ही नहीं है कोई भी करियर, ना फ्री इलेक्ट्रॉन है ना होल है, सिर्फ एक फिक्स्ड आयन्स है। उस इलाके को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन, समझ रहे हो। अब डिप्लीशन रीजन से मेरा क्या मतलब है? डिप्लीशन रीजन जंक्शन के पास का वो एक जो मोबिलिटी चार्ज करियर से खाली हो जाता है, मतलब किसी भी टाइप के मोबाइल चार्ज से आया एनर्जी वो खाली हो जाता है और बनता है फिर डिफ्यूजन प्लस रिकॉम्बिनेशन। सो इसकी थिकनेस लगभग 0.5 माइक्रोमीटर बनती है, जहाँ पे उसके फिक्स्ड आयन्स होते हैं जो बनाते हैं एक पोटेंशियल बैरियर, समझ रहे हो। तो इसके लिए एक बार ना एक काम करो, स्लाइड पॉज करो और सारी चीज़ें लिख दो। ये 4 चीज़ें लिखना, ठीक है, कि क्या है ये, कैसे बनता है, कितना मोटा होता है और क्या बनाता है, ठीक है। और वो नंबर 0.5 माइक्रोमीटर होता है उसका, ठीक है। छोटा सा नंबर है बट एग्जामिनर इसको ढूंढता है। लिख दोगी तो फुल मार्क्स मिल ही जाएंगे, मतलब सिंपल सी बात है और मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। एक और चीज़, वो जो फिक्स्ड आयंस है ना, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं जंक्शन पे, और वो फील्ड आगे और इलेक्ट्रॉन्स को आने से रोक देता है। इसी रुकावट को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो अब हमारे पास एक जंक्शन है जिस पे एक दीवार खड़ी हुई है, समझ रहे हो। अब अगली बात, उस दीवार को तोड़ना कैसे है, वही शुरू होती है बायसिंग। अब हम शुरू कर रहे हैं समझना फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। तो पहले तो समझते हैं बायसिंग होता क्या है। बायसिंग का मतलब बस इतना है कि जंक्शन पे बाहर से बैटरी लगानी है, और बैटरी दो तरह से लग सकती है, पहली तो सीधी या फिर उल्टी। बस दो ही ऐसे केस चलते हैं जिसमें बैटरी या तो सीधी होगी या तो उल्टी होगी। अब केस एक लेकर चलते हैं जो होती है फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस ये कहता है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से जोड़ा और नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से जोड़ दिया। इसी को कहते हैं हम फॉरवर्ड बायस, समझ रहे हो। तो अब देखो एक बार यहाँ पे स्क्रीन पे, राइट, क्या हो रहा है। बैटरी पी साइड के होल्स को जंक्शन की तरफ धकेल रहा है और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स को भी जंक्शन की तरफ धकेल रही है। दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं, और जब वो अंदर आते हैं तो डिप्लीशन रीजन, मतलब वो खाली इलाका पतला हो जाता है, सिकुड़ जाता है ना। सो बैरियर छोटा हो जाता है उसकी वजह से। और जब बैरियर छोटा हो जाता है तो चार्जेस करियर पे, मतलब करियर उसे पार करा देते हैं, समझ रहे हो, मतलब उस चार्जेस करियर से पार करा लेते हैं। मतलब करंट बहने लगता है, करंट फॉरवर्ड की तरफ मूव करने लगता है, समझ रहे हो। तो इसको अगर समझ लें तो हमें पता चल जाता है कि केस वन फॉरवर्ड बायस से हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी एक साइड फॉरवर्ड बायस पे बह रहा है, ठीक है। अब केस दो ले लेते हैं बिना ज्यादा उसके बारे में बात करें, विच इज रिवर्स बायस। अब बैटरी उल्टी लगा लो, पॉजिटिव एन साइड से नेगेटिव एन साइड, मतलब पॉजिटिव एन साइड और नेगेटिव पी साइड, ठीक है। अब होगा क्या कि बैटरी होल्स को जंक्शन से दूर खींच रही है, समझ रहे हो? बैटरी होल्स को जंक्शन से दूर की तरफ खींच रही है और इलेक्ट्रॉन्स को भी दूर खींच रही है। सब जंक्शन से पीछे हट जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो डिप्लीशन रीजन है हमारा, वो और ज्यादा चौड़ी हो जाएगी, बैरियर और बड़ा हो जाएगा। और जब बैरियर बड़ा हो जाए तो करंट क्या होता है, नहीं बहता है, समझ रहे हो। तो याद रखनी है ये दो केसेस, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्रैप याद रखना, ध्यान से सुनना, ठीक है, कि रिवर्स बायस में करंट बिल्कुल जीरो नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत छोटा सा करंट बहता रहता है, माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर जितना, ठीक है। उसे कहते हैं हम लीकेज करंट। जो करंट लीक करता रहता है, जो हमारे अर्थ वायरिंग में होता है, हमारे घर में होता है, कुछ ना कुछ करंट चलता रहता है। एग्जामिनर मतलब एग्जाम में ये जो चीज़ है ना अक्सर ट्रू या फॉल्स में आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लेंगे, इन रिवर्स बायस एब्सोल्युटली नो करंट फ्लोस, तो बताओ ट्रू है या फॉल्स है। और लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, उस पर ट्रू लिख देते हैं। ये असल में फॉल्स है। थोड़ा सा लीकेज करंट हमेशा बहते रहता है। ये छोटी सी बात एक पूरा मार्क दे सकती है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का, ठीक है। तो अब हम समझ रहे हैं आगे कि एक लाइन में पूरा समझ लेते हैं सेमीकंडक्टर का चैप्टर कैसे चल रहा है, ये जितना भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है। अगली वीडियो में भी ये सारी चीजें काम आएंगी। तो समझते हैं कि डायोड एक वन वे वॉल्व है, मतलब समझ रहे हो, एक वन वे वाल्व है, सिर्फ फॉरवर्ड बायस में करंट पास करता है, ठीक है।
फॉरवर्ड बायस में ही सिर्फ करंट पास करता है, बस डायोड का यही पूरा काम होता है कि एक वे में जा रहा है, और फॉरवर्ड बायस का काम होता है कि करंट को पास करना, समझ रहे हो, एक डायरेक्शन में भेजना। तो डायोड वन वे होता है, वन वे वाल्व है, और फॉरवर्ड बायस सिर्फ करंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पास करता है, और यही पूरा डायोड का काम है, समझ रहे हो। तो ये हो गया अपना सारी चीजें। एक आखिरी टॉपिक जो शायद बचता है, विच इज वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। तुम ग्राफ भी बनाओ, तुम इसके बारे में कुछ भी करो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आ जाता है इसके अंदर काफी सारी चीजें, जैसे फॉरवर्ड साइड, नी पॉइंट, रिवर्स साइड, ये चीजें बहुत ज्यादा काम आती, ठीक है। तो अब एक लास्ट चीज समझो, विच इज वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ग्राफ है जो पूरा डायोड का पूरा बिहेवियर होता है ना, एक एक ही पिक्चर में दिखा देता है, और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मांगता जाता है, मतलब बहुत बार मांग लेते हैं वो, समझ रहे हो। सो शुरू में वोल्टेज बढ़िया रहता है, लेकिन करंट कुछ खास नहीं बढ़ता है, ठीक है। लाइन लाइन फ्लैट हो जाती है, लाइन लगभग फ्लैट होती है। क्यों होती है इसमें ग्राफ में फ्लैट? क्योंकि बैरियर अभी भी खड़ा हुआ है, लेकिन एक पॉइंट पे अचानक से लाइन मुड़ जाती है, समझ रहे हो, लाइन अचानक से मुड़ गई और सीधी ऊपर चली जाती है, डायरेक्टली ऊपर जा रही है, देख रहे हो। तो इस मोड को कहते हैं हम नी वोल्टेज। यहां पे बैरियर टूट गया और अब करंट तेजी से बढ़ता है, ठीक है। तो इसके लिए याद रखना दो नंबर, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, विच इज, दो नंबर याद रखो, विच इज सिलिकॉन 0.7 वोल्ट है, और जर्मेनियम 0.3 वोल्ट है। बस ये दो, ठीक है। और ये हमने समझ लिया कि ये दो का क्या मतलब अपना दिया है, 0.7 एंड 0.3। और बाएं तरफ एक बार देखो कि मतलब रिवर्स बायस हो रहा है, ठीक है, और बाएं तरफ हमने रिवर्स बायस कर दिया। देखो, मैं ये बस बता रहा हूँ कि लाइन बिल्कुल चिपकी हुई है एक्सिस के साथ, बहुत छोटा लीकेज करंट है, और अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो एक पॉइंट पे डायोड टूट जाता है, उसे कहते हैं हम ब्रेक डाउन वोल्टेज, समझ रहे हो। अगर हमने वोल्टेज बढ़ा दी बहुत ज़्यादा, तो एक पॉइंट पे डायोड टूट जाएगा, उसकी उसको कहते हैं हम ब्रेक डाउन वोल्टेज। वो अगली वीडियो में हम जेनर डायोड के साथ देखेंगे कि कैसे मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिकली देख के देखेंगे ये होता क्या है, ठीक है। तो एक बार एक सबसे इंपॉर्टेंट बात चलो अब देख लेते हैं वीडियो के, विच इज, मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो दो से तीन क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो इस चैप्टर से आ जाते हैं, और उनका आंसर्स कैसे लिखना है, समझ रहे हो। तो पहला क्वेश्चन कहता है, विच इज, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन पी एन जंक्शन डायोड विथ अ suitable डायग्राम। अब इसके लिखने का तरीका पहले समझो, ठीक है। इसको तो तुम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद पी और एन रीजन, ठीक है, पी और एन रीजन को जंक्शन लाइन मतलब प्लस या माइनस आयन के लेबल लगा दो, ठीक है, मतलब और साथ में डिप्लीशन रीजन लेबल कर देना कि इतनी जगह जो है खाली है, इतनी जगह चपटी है या फिर चौड़ी है, ठीक है। तो ये लिख देना, फिर 3-4 लाइन में लिख देना कि एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण वो पी रीजन की तरफ डिफ्यूज करते हैं, और होल्स एन रीजन की तरफ डिफ्यूज करते हैं। ये रिकम्बाइन हो जाते हैं, और हर रिकॉम्बिनेशन एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक होल को खत्म कर देता है पूरी तरह। पीछे सिर्फ फिक्स्ड पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस रह जाते हैं, ठीक है, मतलब फिक्स पोजीशन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयंस रह जाएंगे। इस तरह से जंक्शन के पास एक पतला रीजन बन जाता है, जो मोबिल चार्ज या फिर मोबिलिटी चार्ज करियर से खाली हो जाते हैं। इस डिप्लीशन रीजन को हम कहते हैं कि इसकी जो मोटाई होती है, जो इसकी थिकनेस होती है, वो 0.5 माइक्रोमीटर होती है। ऐसे हम इस चीज़ को समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा 5 मार्क्स का आ गया। फिर हमारा जो कहता है कि एनर्जी बैंड सॉलिड के अंदर कैसे काम करते हैं, और हाउ एंड कैसे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में। तो इसके अंदर सिंपल सी बात है, तुम एनर्जी बैंड के डेफिनेशन लिख दो, 1 मार्क मिल गया। फिर कैसे बनते हैं, मतलब एटम पास आने के बाद लेवल कैसे स्प्लिट होते हैं, ये 1 मार्क लिख दो। उसके बाद 3 क्लासिफिकेशंस बता दो, मतलब बैंड गैप वैल्यूज के साथ, मतलब बैंड गैप के साथ ना क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज दी होंगी, तो उन वैल्यूज को साथ में लिख दो, तुम्हारे 3 मार्क्स मिल गए। साथ में ये भी जरूर लिख देना कि जो कंडक्टर है वो ओवरलैप करेगा, मतलब कंडक्टर इक्वल्स ओवरलैप। सेमीकंडक्टर डेल्टा ई होता है, जो इक्वल या फिर ग्रेटर दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। और इंसुलेटर जो होता है हमारा, मतलब हमने 3 चीज पढ़ ली, कंडक्टर ओवरलैप करता है, सेमीकंडक्टर डेल्टा ई के इक्वल, मतलब 3 वोल्ट्स के इक्वल या ग्रेटर दैन डेल्टा वी होता है, या फिर इंसुलेटर
डेल्टा ई से छोटा हो, आई मीन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन छोटा हो, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, आई मीन। ऑलराइट। सो ये याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन 3 है। 3 बातें जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाएँगी तुम्हें, व्हिच इज़ पहली बात, डायग्राम से पहले बनाओ, उसके बाद जो भी लिखना है कहानी लिखो। जिस क्वेश्चन में ड्रॉ लिख जाता है, उसमें आधे मार्क्स सिर्फ डायग्राम के होते हैं, ठीक है? और 2 सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है, हर चीज़ पे लेबल लगा दो, ठीक है? बिना लेबल के डायग्राम आधे मार्क्स खा जाता है। मतलब हर चीज़ जो तुम लिख रहे हो, हर चीज़ जो तुम बना रहे हो, उस पे एक काम करो, लेबल बना दो। सो क्या होगा, मतलब लेबल लिख दो, मार्किंग कर दो कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, और ये कितने वोल्ट की है। जैसे डेल्टा डेल्टा 3 वोल्ट्स है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, तो वो क्या है, इंसुलेटर, क्या इंसुलेटर से ज़्यादा होगा। तो इंसुलेटर डेल्टा अपना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, राइट? सो ये लिख सकते हो। उसके बाद अपना थर्ड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट आता है, विच इज नंबर लिखना बहुत जरूरी है। 0.5 माइक्रोमीटर लिख दिया हमने, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया हमने, 0.7 वोल्ट लिख दिया हमने। ये छोटे नंबर्स ही बहुत ज्यादा डिफरेंस बनाते हैं, क्योंकि तुम टीचर को भरोसा दिला रहे हो कि यू हैव वेरी वेल स्टडीड अबाउट इट, एंड वो तुम्हें मार्क्स ऐड ऑन करके देता है उसके अंदर, ठीक है? तो अब हम पूरे टॉपिक का एक बार रीकैप कर लेते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा इन लाइक 30 सेकेंड्स में पूरा चैप्टर एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या होता है, बहुत सारे लेवल्स जो मिलके एक पत्ती बन गए, एक मतलब लेयर बन गए, समझ रहे हो, तो उसको बोल दिया हमने एनर्जी बैंड। सेकेंड पॉइंट कंडक्टर ओवरलैप। कंडक्टर ओवरलैप होता है, ठीक है, कंडक्टर ओवरलैप कर जाता है। सेमी कंडक्टर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा या फिर इक्वल होगा। इंसुलेटर हमेशा ज़्यादा होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है? तो ये भी याद रखना, ताकि वो करंट फ्लो नहीं करने देता है। सो क्यों, मतलब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि पेंटावेलेंट क्या होता है। पेंटावेलेंट एन टाइप होते हैं, जिसके मेजॉरिटी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? पेंटावेलेंट में 5 वेलेंट्स होते हैं, ठीक है? सो एन टाइप होते हैं, नेगेटिव टाइप्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ट्राईवेलेंट क्या होता है, वो पॉजिटिव टाइप होते हैं, पी टाइप होते हैं, जिसके अंदर होल्स ज़्यादा होते हैं, मेजॉरिटी होल्स होते हैं। उसके बाद हम पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं, विच इज पी एन जंक्शन, जब दोनों कंबाइन हो जाता है, जब दोनों डिफ्यूज कर जाते हैं। पहले तो डिफ्यूजन होता है, ठीक है? पी एन जंक्शन में जब भी क्वेश्चन पूछे तो एक चीज याद रखना, विच इज फर्स्ट डिफ्यूजन होगा, उसके बाद रिकॉम्बिनेशन होगा, उसके बाद फिक्स्ड आयंस होंगे, ठीक है? तो ये हो गया, ये एक फ्लो है जो फाइनल आउटपुट तक आने तक ये फ्लो करेगा। उसके बाद डिप्लीशन रीजन क्या होता है, डिप्लीशन रीजन हमेशा अप्रोक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर के इक्वल होता है, और इसको हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं, ठीक है? सो फॉरवर्ड बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस कुछ नहीं, डिप्लीशन मतलब पतला होता है वो लेयर, साथ में करंट बहता रहता है। और रिवर्स बायस क्या होता है, उसमें डिप्लीशन चौड़ा होता है, मतलब डिप्लीशन लेयर जो होती है वो चौड़ी होती है, सिर्फ लीकेज नी वोल्टेज तक होती है, समझ रहे हो? मतलब जो हमारा ऐसा ही है इसका, 0.7 होगा, सॉरी, सिलिकन का जो रहेगा नी वोल्टेज, वो 0.7 वोल्टेज रहेगा। और जर्मेनियम के बारे में हमने जो पढ़ा, जो भी वर्ड है वो 0.3 वोल्टेज होगा, ठीक है? तो ये याद रखना। बस ये 9 लाइन ही पूरे चैप्टर था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लाइक अच्छे से बाकी चीज़ों के बारे में, जैसे रेक्टिफायर, लेड और जेनर के बारे में, ठीक है? तो अब वीडियो बंद करने से पहले एक काम करना, लैपटॉप या फ़ोन बंद करो, एक खाली पेज लो, और जितना भी याद करा है, जितना भी सुना है, समझा है, वो सब लिख डालो, बिना देखे, सिर्फ 5 मिनट में। तुम्हें पता है ये 5 मिनट सिर्फ पूरे 20 मिनट की जो तुमने वीडियो देखी है, सच उससे ज़्यादा काम करेंगे, ट्रस्ट मी। एंड जो भी मिस हुआ उसको रेड पेन से भर देना, ठीक है? और अपना वन पेजर उसको ही बना लेना, ठीक है? अगली वीडियो में हम इसी डायट के ऊपर काम लेकर आएंगे, मतलब इसी डायट को काम में लाएंगे, और फिर हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर, लेड और जेनर के बारे में, वो भी 5 मार्क्स के हैं। तो फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।